नमस्कार दोस्तों, सीएनए नर्सिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर्स के बारे में। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की एनाटॉमी फिजियोलॉजी मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दी है, आप वहां जाकर सर्च कर सकते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम से 3 या 4 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं हर एग्ज़ाम में, तो ये एक इम्पोर्टेंट सिस्टम है। तो धीरे धीरे करके हम सारी इसकी डिसऑर्डर्स को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसके बारे में, पेप्टिक अल्सर के बारे में। पेप्टिक अल्सर क्या है? पेप्टिक अल्सर अल्सर क्या होता है कि कोई भी म्यूकोजल वॉल किसी भी ऑर्गन की अगर उसमें एब्रेजन हो जाते हैं तो वो अल्सर कहलाता है। और उसकी लोकेशन के हिसाब से कि कहाँ पर ये हो रहा है अल्सर, उस हिसाब से इसका नाम दे दिया जाता है। इसी हिसाब से इसके 3 टाइप होते हैं, इसोफेगल अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर और ड्यूडेनल अल्सर। तो सबसे मोस्ट कॉमन अल्सर होता है ड्यूडेनल अल्सर। 80% केसेज में ड्यूडेनल अल्सर होता है। उसके अलावा दूसरे नंबर पे होता है गैस्ट्रिक अल्सर। अगर HCl का सीक्रेशन ज़्यादा हो जाता है तो भी पेप्टिक अल्सर हो सकता है। दूसरा रीजन है जो म्यूकस प्रोटेक्टिव लेयर है स्टोमक की, जिससे ये एसिड से बचा रहता है। एसिड तो हर बार रिलीज होता है, तो उससे बचाने के लिए स्टोमक के अंदर म्यूकस सेल्स पाई जाती है, म्यूकस नेक सेल्स। वो क्या करती है? म्यूकस का सिक्रेशन करती है। अगर म्यूकस का सिक्रेशन कम हो रहा है या उस पर कुछ इफेक्ट हो रहा है तो उसकी वजह से भी पेप्टिक अल्सर होने के चांसेस रहते हैं। क्या क्या रिस्पेक्टर्स हो सकते हैं इसके? सबसे इम्पोर्टेंट मोस्ट कॉमन कोज है पेप्टिक अल्सर का एच पाइलोराई का इन्फेक्शन। अगर एच पाइलोराई का इन्फेक्शन हो रहा है तो उस टाइम पे पेप्टिक अल्सर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा NSAID, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, अगर इनका भी सेवन कर रहे हैं तो भी पेप्टिक अल्सर होने के चांसेस रहते हैं। ये NSAID सेकेंड मोस्ट कॉमन कोज है पेप्टिक अल्सर का। बाकी रिस्पेक्टर्स हो सकते हैं, एल्कोहल का ज़्यादा कंज्यूमशन कर रहे हैं तो भी हो सकता है, स्टेरॉइड्स, स्मोकिंग, स्ट्रेस या फैमिली हिस्ट्री, ये सारे कारण की वजह से भी पेप्टिक अल्सर हो सकता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट आते हैं इसके सिम्टम्स कि पेप्टिक अल्सर में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। तो सिम्टम्स को हमने कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स है, इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में भी काफ़ी बार आते हैं। तो गैस्ट्रिक अल्सर और ड्यूडेनल अल्सर दोनों में पेन होता है एपिगैस्ट्रिक रीजन के अंदर, मिड एपिगैस्ट्रिक रीजन के अंदर शार्प पेन होता है दोनों में। कि गैस्ट्रिक अल्सर में पेन जैसे ही आप खाना खाते हैं पेन इंक्रीज हो जाता है, जबकि ड्यूडेनल अल्सर में जब आप खाना खाते हो तो पेन डिक्रीज हो जाता है। और इनका कॉमन फीचर होता है गैस्ट्रिक अल्सर का हेमेटिमेसिस, और ड्यूडेनल अल्सर का मेन कॉज होता है मेलेना। तो इसका कंफर्मेटरी डायग्नोसिस करने के लिए क्या किया जाता है? एंडोस्कोपी। तो एंडोस्कोपी अलग अलग जगह अगर पता करना, ईसोफेगस के अंदर अल्सर है तो ईसोफेगोस्कोपी, गैस्ट्रो गैस्ट्रोस्कोपी या ड्यूडेनोस्कोपी। एच पाइलोराई को अगर डिटेक्ट करना है कि एच पाइलोराई की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से तो गैस्ट्रिक अल्सर नहीं है, तो उसका पता लगाने के लिए किया जाता है यूरिया ब्रीथ टेस्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें क्या होता है? इसमें कार्बन लेवल यूरिया पिलाया जाता है, ब्रीथ सैंपल लिया जाता है। ब्रीथ सैंपल के अंदर अगर CO2 प्रेजेंट होती है तो ये टेस्ट पॉजिटिव माना जाता है, क्योंकि जो अगर एच पाइलोराई अगर प्रेजेंट होगा तो वो कार्बन को ब्रेक डाउन करके CO2 में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से CO2 ब्रीथ के अंदर डिटेक्ट हो जाती है और ये टेस्ट पॉजिटिव हो जाता है। बात करें इसके कॉम्प्लिकेशंस की, तो कॉम्प्लिकेशन सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन है ब्लीडिंग। काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है। मैंने बताया था ना, हेमेटिमेसिस या मिलेना हो सकता है। अगर सीवियर भी हो सकती है, फ्रेश ब्लड भी आ सकता है। तो अगर ब्लीडिंग ज़्यादा होती है तो उस कंडीशन में हाइपोवोलेमिया हो सकता है। तो हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर भी मरीज जा सकता है। उसके अलावा परफोरेशन के चांसेस भी रहते हैं। अब बात करें इसकी मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट में इम्पोर्टेंट है इसमें बेगोटोमी, यानी बेगस नर्व के सेंसेशन को ही ख़त्म कर दिया जाए। बेगस नर्व क्या करती है? वहाँ पर सेंसेशन लाती है HCl प्रोडक्शन का, HCl को ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए सेंसेशन। अगर सेंसेशन वहाँ पे पहुँचेंगे ही नहीं, वहाँ पे स्टिमुलस आएगा ही नहीं, नर्व नर्व स्टिमुलाई, तो HCl का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, तो बेगोटोमी कर दी जाती है। दूसरा एंट्रेक्टोमी, पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी, यानी कि थोड़ा सा एंट्रम पार्ट जो होता है स्टोमक का उसको काट दिया जाता है। अगर उसको ड्यूडेनम से जोड़ा जाता है तो उसको बोलते हैं गैस्ट्रोड्यूडेनोस्टोमी। अगर कटे हुए पार्ट को, स्टोमक के ऊपर वाले पार्ट को अगर जेजुनम से जोड़ा जाता है तो गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी कहलाता है। गैस्ट्रोड्यूडेनोस्टोमी को बिलरो फर्स्ट कहते हैं,
गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी को बिलरोथ सेकंड कहते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट की बात करें तो मेडिकल मैनेजमेंट में मेनली जो एनाल्जेसिक्स वगैरह दी जाती है, एंटीबायोटिक्स दी जाती है। तो एंटीबायोटिक का यह ट्रीटमेंट है, ट्रिपल थेरेपी और क्वाड्रुपल थेरेपी दी जाती है एच पाइलोराई के इन्फेक्शन को दूर करने के लिए। उसके बाद हम आते हैं अगले टॉपिक पे, GERD, गैस्ट्रो ईसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज। इसमें क्या होता है, बैकफ्लो ऑफ गैस्ट्रिक एंड ड्यूडेनल कंटेंट इनटू द ईसोफेगस। स्टोमक की जो कंटेंट है वो ईसोफेगस में आ जाते हैं, उसकी वजह से हार्ट बर्न, पेन एंड डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, ये सिम्टम्स हो सकते हैं। इसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है, इनकम्पिटेंट लोअर ईसोफेगल इंस्फिंक्टर। एक दूसरा कारण पाइलोरिक स्टेनोसिस भी हो सकता है। मैनेजमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट होता है पोजीशन। जब स्लीपिंग करते हैं उस टाइम पे ज़्यादा चांसेस रहते हैं रात को सोते टाइम रिफ्लेक्स होने के, तो उस टाइम पे क्या करना है, रिवर्स ट्रेंडेलेनबर्ग पोजीशन इज इम्पोर्टेंट पोजीशन। इसमें मतलब हेड को अप करके रखते हैं जिससे कि गैस्ट्रिक कंटेंट रिफ्लेक्स होने के चांसेस कम रहे, या लेफ्ट लेटरल पोजीशन भी दी जा सकती है। मेडिकल मैनेजमेंट में तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है इसका। फिजिकल मैनेजमेंट में क्या होता है, फंडोप्लीकेशन एक होता है। इसमें क्या होता है, जो स्टोमक का पहला पार्ट होता है, फर्स्ट पार्ट होता है, उसको ईसोफेगस के चारों तरफ बांध दिया जाता है। ब्रेपिंग ए पोर्शन ऑफ गैस्ट्रिक फंडस अराउंड द इंस्फिंक्टर एरिया ऑफ द ईसोफेगस। ईसोफेगस के एरिया के चारों तरफ बांध दिया जाता है, जिससे क्या है कि जो लोअर ईसोफेगल इंस्फिंक्टर है वो थोड़ी टाइटन हो जाती है और रिफ्लेक्स होने के चांसेस कम हो जाते हैं। नेक्स्ट हम थर्ड पार्ट पढ़ते हैं, हाइटल हर्निया, आल्सो नोन एज ईसोफेगल या डायफ्राग्मेटिक हर्निया। इसमें क्या होता है, स्टोमक का एक पोर्शन हर्निएट करके डायफ्राम से ऊपर चला जाता है। ए पोर्शन ऑफ स्टोमक हर्निएट थ्रू द डायफ्राम एंड इनटू द थोरैक्स। ये किस कारण से हो सकता है, वीकनेस ऑफ द मसल्स ऑफ डायफ्राम, या तो डायफ्राम की मसल कमज़ोर हो जाए, या इंक्रीज्ड इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, एब्डोमेन के अंदर प्रेशर बढ़ जाए। कुछ कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से बढ़ सकता है, जैसे कि प्रेगनेंसी, एसाइटिस, ओबेसिटी, ट्यूमर्स या हैवी लिफ्टिंग। इन सब कारण की वजह से एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ेगा या डायफ्राम की मसल्स वीक हो जाए। ये दो कारण की वजह से हर्निया हो सकता है। इसके सिम्टम्स भी सेम होते हैं, जो GERD के अंदर सिम्टम्स होते हैं वही सिम्टम्स इसके अंदर आते हैं। जो गैस्ट्रिक कंटेंट है वो रिफ्लक्स होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से हार्ट बर्न, एसिडिटी और डिफ़िकल्टी इन स्वेलिंग, ये सिम्टम्स आ सकते हैं। इसके मैनेजमेंट की बात करें तो हमें छोटे छोटे टुकड़ों में खाना लेना है, ताकि जो स्टमक के अंदर कंटेंट जाता है वो रिफ्लक्स उसका नहीं हो। प्रोवाइड स्मॉल फ्रिक्वेंट मील एंड लिमिट द अमाउंट ऑफ लिक्विड टेकन विद मील्स। खाने के साथ पानी का कम इंटेक करना है। और खाना खाने के तुरंत बाद उसको रेस्ट नहीं करना है, कम से कम 1 घंटे बाद उसको रेस्ट करना है, ताकि गैस्ट्रिक कंटेंट का रिफ्लेक्स नहीं हो।